माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 4 बना था। आज क्वेश्चन नंबर 5 बनाने जा रहे हैं, जिसमें टॉपिक उसी से रिलेटेड है। देखते हैं आगे किस तरह का क्वेश्चन है। उसके बाद यानी फाइनल अकाउंट में पहले पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि एडजस्टमेंट क्या होता है, और आज जो प्रश्न हल करने जा रहे हैं उसमें पहले से ज़्यादा एडजस्टमेंट दिया हुआ है और उसका हम ट्रीटमेंट भी करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। द फॉलोइंग balances are extracted from the books of E. Chandra. E. Chandra Limited for the year ended 31st March 2014. बिल्डिंग एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स है, मोटर व्हीकल्स फिक्स एसेट्स है, सब इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगा। स्टॉक इन ट्रेड एट कॉस्ट, यानी स्टॉक जो है करेंट एसेट्स है, एसेट साइड में जाएगा। सैलरी डेटर्स है, जिसमें अनसिक्योर्ड कंसीडर्ड गुड जो है 2,80,000 रुपये है। कैश एट बैंक है। एडवांसेस अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एडवांसेस अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एडवांस कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के बदले में लिया है। शेयर कैपिटल दिया हुआ 10 लाख, सैलरी कैरेक्टर दिया हुआ है, सब लायबिलिटी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस 1/4/2013, याद रखेंगे बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2014 का, यानी ये प्रॉफिट है पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है। तो इसे हम लोग स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलग से दिखाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 10 लाख, यानी अभी जो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, रियल में क्वेश्चन जो है यहाँ से शुरू हो रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में से ही बहुत तरह के खर्चों को घटाया जाता है, एक्सपेंसेस को। उसके बाद हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट करते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इनकम, ये इनकम है, इसको हम लोग पहले ही जोड़ देंगे क्योंकि पहले से फॉर्मेट चेंज है, पहले बता दिया गया है। सैलरीज एंड वेजेज, डायरेक्टर फीस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये सब जो है एक्सपेंसेस में एक शीर्षक में लिखकर हम लोग हटाएंगे। सैलरी वेजेस को, डायरेक्ट फीस को, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, रेट्स, टैक्सेज एंड इंश्योरेंस, ऑडिटर फीस, ऑल आर एक्सपेंसेस रिटेन इन सेपरेट एक्सपेंसेस हेड। Prepare the statement of profit and loss of the company for the year ended 31st March 2014 and the balance sheet as on the date after the following adjustment. Provide 10% depreciation per annum. Provide 10% depreciation per annum प्रति वर्ष दिखाना है, परंतु एसेट्स का नाम नहीं है। इसका मतलब होता है टोटल फिक्स एसेट्स पर डिप्रिसिएशन निकाला जाएगा। या कुछ क्वेश्चन आगे क्या कहता है, स्टॉक हैज बीन रीवैल्यूड एट 3,60,000, दिस हैज नॉट बीन कंसीडर्ड, यानी स्टॉक का जो मूल्यांकन किया गया है 3,60,000, हैज नॉट बीन कंसीडर्ड, इसका जो है कहीं कंसीडर नहीं किया गया है। डेटर्स मोर देन 6 months आर 80,000, डेट्स मोर देन 6 months, 6 महीने में डेप्स जो है 80,000 है। इग्नोर टैक्स प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को यहाँ इग्नोर करना मतलब निकालना नहीं है। क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले लेकर चलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसे लेकर के चलेंगे, यानी पहले बताया गया है कि पहले जो क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस सिंपल ही था, अभी हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट लेकर के चलेंगे और इसमें से एक्सपेंसेस को क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये रफ कॉलम हो जाएगा, पार्टिकुलर
इसका ये पार्ट लिखेंगे हम लोग, अमाउंट वर्किंग नोट्स, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी नंबर 1 लिखते हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट है 10 लाख। इसमें देखते हैं कि और कोई इनकम है क्या। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, अदर इनकम को यही हम लोग जोड़ देते हैं, ऐड अदर इनकम 10,000 है। अदर इनकम है 10,000। बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर, इक्विटी शेयर कैपिटल, स्टॉक, सन्डी क्रेडिटर्स यहाँ ले जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को मैंने पहले बताया है कि इसको हम लोग बाद में पिछले साल का है सरप्लस निकालते समय इसका यूज करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। सैलरीज एंड वेजेस सबको एक्सपेंसेस में दिखाएंगे। स्टॉक हैज बीन रिवैल्यूड, इससे मतलब है डेब्ट्स आर मोर देन 6 मंथ्स आर जितना। सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर लेकर चलते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में 1 नंबर में आएगा सैलरीज एंड वेजेस। सैलरीज या यहीं लिख सकते हैं हम लोग, एड अदर इनकम इन्वेस्टमेंट 10 लाख 10,000। टोटल फ्रॉम ऑपरेशन, अगर कोई लॉस होगा तो हम लोग हटा देंगे। देखते स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है 20,000। सरप्लस दिया हुआ है 20,000। डिविडेंड इन्वेस्टमेंट हो चुका है। सैलरी एंड वेजेज, डायरेक्टर फीस, 10% डिप्रिसिएशन हम लोग सब पर निकालेंगे। लेस करेंगे हम लोग, लेस अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस इसमें सब आ जाएगा। पहला है सैलरीज एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेज देखते हैं कितना है, 2,20,000। 2,20,000। उसके बाद हम लोग डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फी हो जाएगा 8,000। फिर है 25,000 डायरेक्टर फीस। इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना है देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस है 25,000। रेंट, रेट्स, टैक्स एंड इंश्योरेंस। रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस। रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस दिया हुआ है 10,000। ऑडिटर फीस है 15,000। इसको एक शीर्षक में हम लोग यहाँ लिखेंगे टोटल करके। और दूसरा जो है गुडविल, इसमें जो है डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स को घटाया जाएगा। डिप्रिसिएशन ऑन नंबर 1 इसको कर देते हैं हम लोग 1, और दूसरा का निकालते हैं हम लोग 2,
डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, इसको पहले जोड़ देंगे, यहाँ पर फिक्स एसेट्स पर निकालेंगे। बिल्डिंग 6 लाख है, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 6 लाख गुने पर एनम दिया हुआ था 10%, 1 जीरो कटेगा 60,000। दूसरा का है डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इसका 60,000 गुने 10/100 6,000। डिप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल्स, डिप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल्स भी 60,000 है, 6,000। सौ 12 2 हाथ में 1 107 यानी 72,000 डिप्रिसिएशन भी इसी में ले लेते हम लोग, अलग लेने की जरूरत। 72,000 टोटल जोड़ेंगे हम लोग, 3 जीरो रह जाएगा, 3 3 8 5 13 5 18 2 20 के शून्य हाथ में 2 2 5 7 5 12 20 के शून्य हाथ में 2 2 4 2 6 7 8 7 15 के 5 हाथ में रह गया, 1 और 2 3 3,50,000 3,50,000 यानी 3 जीरो रहेगा, 0 11 में से 5 घटाए 6, 11 में से 5 घटाए 6, 9 में से 3 घटाए 6,60,000। अब हम लोग इसमें देखते हैं प्रॉफिट लॉस। प्रोवाइड 10% डिप्रिसिएशन हो गया। स्टॉक हैज बीन रीवैल्यूड, अब स्टॉक ऊपर में देखते हैं कितना दिया हुआ है। तो ये स्टॉक दिया हुआ ऊपर में, स्टॉक इन ट्रेड एट कॉस्ट दिया हुआ 4 लाख, 4 लाख और यहाँ रिवैल्यूएशन किया गया 3 लाख पर, यानी लॉस ऑन स्टॉक। लेस करें हम लोग लॉस ऑन, ये हम लोग अलग भी लिख सकते हैं या यहीं भी दिखा सकते हैं। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन लॉस ऊपर में भी हम लोग लिख सकते थे, रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस यानी है 4 लाख। 4 लाख यहाँ पर लिखे या नीचे, उससे कोई आपत्ति नहीं। 4 लाख माइनस 3,60,000, 4 लाख का था और बाजार में उसका वैल्यू आया 3,60,000, यानी 40,000 का रिवैल्यूएशन लॉस हो गया। रिवैल्यूएशन लॉस एक तरह का भी लॉस है, लेकिन ये जो एक्सपेंसेस है और ये लॉस है, तो लॉस को हम लोग ऊपर ही लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। रिवैल्यूएशन लॉस, लेस कर देते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस total revenue from operation,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, लेस करेंगे हम लोग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन स्टॉक एक तरह से लॉस है, यानी 4 लाख माइनस 3,60,000, 4,03,60,000 यानी हो गया 40,000, 3,0,0 11 4 7, यहाँ हो गया 9,70,000। यहाँ करेंगे हम लोग नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम लोग लिस्ट करते हैं इसको सारा एक्सपेंसेस को, यानी आ गया 70 में से 50 घटाया 20,000 आ गया, 7 5 2 70 और 9 3 6, 6,20,000 ये हो गया। यानी नेट प्रॉफिट हो गया 6,20,000। ऐसे नए फॉर्मेट के तहत यानी ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स में लिखा जाता है, लेकिन बुक में ग्रॉस प्रॉफिट को भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा जा रहा है। तो उसके अनुसार और ऐसे ग्रॉस प्रॉफिट में सारा एक्सपेंसेस एक तरह से लॉस है, एक तरह से यह जो है रिवैल्यूएशन लॉस है। तो लॉस और एक्सपेंसेस दोनों एक ही बात है, हम लॉस लिखें या एक्सपेंसेस लिखें, लेकिन एक फॉर्मेट बनाया गया है इस तरह से, तो उसी के अनुरूप इसको लिखा जा रहा है। यानी 70 में से 50 देखते हैं क्या है आंसर, उसके बाद और कुछ एडजस्टमेंट है क्या। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब इस साल का जो प्रॉफिट है वो 6,20,000 है। अब ये कहीं कहीं सरप्लस निकाला हुआ रहेगा, तो पिछले साल का जो प्रॉफिट है, यानी अगर हम लोग देते हैं यहाँ पर दिया हुआ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी इस साल का प्रॉफिट जो है 6,20,000 आंसर दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो पुनः मैं रिपीट करता हूँ उसको कि 10 लाख में से अदर इनकम को हम लोग जोड़ दिए। कहने का मतलब कि न्यू फॉर्मेट के अनुसार पहले ही हम लोग अदर इनकम को जोड़ देते हैं, या तो पहले जो हम लोग बनाते अकाउंटिंग फॉर्म में तो अदर इनकम या जो भी रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या जो भी अदर इनकम होता है उसको राइट में लिखते थे। तो अदर इनकम को हम लोग एक जगह जोड़ दिए और लॉस को यहाँ घटा दिया गया, कारण जब हम इनकम को ऐड कर दिए, इनकम को जब हम ऐड कर दिए तो लॉस को भी यहीं घटा देंगे, और घटाने के बाद रिजल्ट आ गया तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चूंकि अभी नेट रेवेन्यू फ्रॉम यहाँ भी ऑपरेशन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये प्रॉफिट तब तक फाइनल प्रॉफिट नहीं होगा जब तक कि सारा खर्च को घटा ले दिया जाता है। तो यहाँ नेट प्रॉफिट अभी जो आ रहा है हमारा 6,20,000 ये हुआ, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये जो लिखा जाता है सेल्स के केस में। तो यहाँ हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट लिखे थे, ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम जोड़े थे, जोड़ने के बाद हम लोग यहाँ पर इनकम को ही इंडिकेट कर रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आगे बढ़ते हैं, अब एक स्टेप यानी कंप्लीट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट को बनाएंगे, जिसमें बैलेंस शीट में हमारा ये 3 चीज आएगा, याद रखेंगे। पहले ही मैंने लास्ट लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी कि एवरी एडजस्टमेंट का, प्रत्येक एडजस्टमेंट का एंट्री 2 जगहों पर होगा, ये बैलेंस शीट में से घटाया जाएगा। दूसरा याद रखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है टैक्स का प्रोविजन के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। डेटर्स, तो बैलेंस शीट बनाते समय इसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे और देखते हैं आगे क्वेश्चन को।
ई चंद्रा लिमिटेड। बैलेंस शीट 31 मार्च चलता है। नंबर 1 में आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड सबसे पहले हम लोग शेयर खोलेंगे। इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी 4 लाख है, रेट नहीं दिया हुआ इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी। शेयर्स कैपिटल हो गया 4 लाख। ये हो गया शेयर होल्डर फंड, पहला लिखा था शेयर होल्डर फंड। शेयर कैपिटल हो गया। ये बी में लिखते हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस तो मेरा सरप्लस जो है 6,20,000 है। 6,20,000 यहाँ दिया हुआ है और पिछले साल का 20,000 है, यानी 6,40,000। ये हो गया 6,40,000। ऐसे इस पर रिजर्व का हम लोग कंसीडर करते हैं 10%, लेकिन कोई इंस्ट्रक्शन दिया हुआ नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ रिजर्व एंड सरप्लस। क्वेश्चन है पिछले साल का प्रॉफिट था 20,000 रुपया और 6,20,000 दिया हुआ करंट ईयर का प्रॉफिट है। दूसरा हेडिंग देते हैं हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटी। इसमें कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि पूरे पढ़ने से ही पहले डिवेंचर और बैंक लोन है नहीं। सन्डी डेटर स्टॉक इंटर इससे मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी 4 लाख। इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी जो है ये 4 लाख एसेट्स दिया हुआ, नीचे दिया हुआ है। वही कंफ्यूजन हो रहा था कि शेयर्स एक कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदा हुआ है, अपना शेयर कैपिटल वो नहीं है, नीचे दिया हुआ है। 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, ये है 10 लाख। 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, यानी ये हो गया 10 लाख। 10 लाख नीचे दिया हुआ है। और सन्डी क्रेडिटर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इसका तो कर दिए क्लियर। सन्डी क्रेडिटर अब यहाँ हम लोग लिखेंगे। तीसरा हेडिंग आता है करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, जिसमें आएगा सन्डी क्रेडिटर। इसका भी हम लोग निकालते हैं, लेकिन बहुत सारा आइटम नहीं दिया हुआ है, कुछ है ही नहीं, मात्र एक तो क्रेडिटर दिया हुआ है। एक तो क्रेडिटर दिया हुआ है सन्डी क्रेडिटर्स 3,50,000। अब कोई कुछ है नहीं, इसलिए इसको बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो पहले बताया जा चुका है। तो पहला में होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। थोड़ा इसको और हम बढ़ा देते हैं। पहला होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी 1 और दूसरा होता है एसेट्स 2
इसका बैलेंस शीट 6/3/19,90,000 बैलेंस शीट में आंसर दिया हुआ है। एक पार्ट कंप्लीट हो गया, दूसरा पार्ट में चलते हैं हम लोग। नंबर 1 में लिखते हैं हम लोग नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। और दूसरा में लिखते हैं हम लोग करंट एसेट्स। तीसरा में लिखते हैं हम लोग अदर करंट एसेट्स। तो यहाँ पर करते क्या है कि फिक्स एसेट्स जो दिया हुआ है इसका हम लोग वर्किंग नोट्स यहाँ निकाल देते हैं। नोट्स टू, चूँकि फॉर्मेट में स्पेस नहीं होने के कारण हम लोग नोट का कॉलम यहाँ पर नहीं खींचे हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में बताया गया है, हर लेक्चर में फॉर्मेट बताया जा रहा है, इसलिए इसका नोट्स का कॉलम ऐसे खींचना जरूरी है। छात्र अपना नोट्स जरूर लिखेंगे, क्योंकि लिखना स्पेस के चलते मैंने छोड़ दिया। अब दूसरा कंडीशन है, हम लोग वर्किंग नोट्स निकालते हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ भी स्पेस नहीं दिख रहा है। फिक्स एसेट्स, सभी फिक्स एसेट्स को यहाँ पर लिखा जा सकता है अलग अलग शीर्षक में। फिक्स एसेट्स जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग दिया हुआ 6 लाख, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 6 लाख और लेस डिप्रिसिएशन, या यहीं 60,000 घटा देंगे। डिप्रिसिएशन ड्यू टू स्पेस प्रॉब्लम ऐसा लिखा जा रहा है। आप अलग वर्किंग नोट्स देख करके टोटल फिक्स एसेट भी एक साथ लिख सकते हैं 5,40,000। उसी तरह से हम नेक्स्ट का लिख रहे हैं फर्नीचर, ये है 60,000 में से 10% पहले लिखा जा चुका है। वर्किंग नोट्स डिप्रिसिएशन के बारे में मिटा दिया गया है। 60 में से 6 हटाए 54,000 आएगा। पुनः नेक्स्ट है अगला मोटर व्हीकल्स, मोटर 60,000, डिप्रिसिएशन पहले निकाला जा चुका है 54,000। उसके बाद हम लोग लिखते हैं करेंट एसेट्स में स्टॉक दिया हुआ है। याद रखना है, पहले ही लेक्चर में बताया था कि जो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस यानी जो दोनों में से कम होगा, तो यहाँ पर स्टॉक जो है पहले ही मैंने देखा जो घटा कर निकाले थे हम लोग 4 लाख का था, लेकिन रिवैल्यूएशन के बाद 3,60,000 दिया हुआ है, तो वही स्टॉक यहाँ लिखा जाएगा। स्टॉक जो होगा 3,60,000, चूंकि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो दोनों में से कम हो। अब हम लोग डेटर के बारे में बताया है, एडजस्टमेंट में कि कंसीडर नहीं किया है। 2,80,000 डेटर को लेकर के चलना हम लोग 2,80,000। ये करेंट एसेट्स है। और कंपनी का अपना इक्विटी शेयर जो है वो 4 लाख का था। इक्विटी शेयर्स कंपनी स्पष्ट की है, कंपनी खुद खरीदी है। इक्विटी शेयर वो है 4 लाख का। पुनः रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये भी एक एसेट्स है कंपनी के लिए। इक्विटी शेयर्स जो यहाँ 4 लाख लिखा जा रहा है, इक्विटी शेयर्स। स्पेस है इसलिए अलग से लिख दे रहे हैं। इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी 4 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी 4 लाख। नीचे आएगा स्टॉक 3,60,000, 3,60,000। इसके बाद आएगा डेटर, ये हो गया नॉन करंट एसेट्स।
दूसरा शीर्षक है करेंट एसेट्स का। करेंट एसेट्स पहले नंबर में आ गया स्टॉक था जो 3,60,000 का है, स्टॉक 3,60,000 और डेटर था 2,80,000 का। आगे देखते हैं कैश है या कुछ। कैश एट बैंक सभी डेटर संसिकुल हो गया। कैश एट बैंक दिया हुआ 1,72,000। कैश एट बैंक 1,72,000। उसके बाद है एडवांस अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग पर नहीं लिख देते, कंस्ट्रक्शन ऑफ एडवांस लिया है। एडवांस अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग पैसा लिया एडवांस 1,30,000। अब इसको हम लोग टोटल करेंगे, 3 जीरो रहेगा ही, 2 4 6 4 10 की सुना हाथ में 1 1 3 4 7 11 8 19 21 5 25 25 25 5 30 5 35 4 39 फिर 9 हाथ में रहा 3 1 4 1 5 2 7 3 10 4 14 5 19 1,90,000। पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाया गया, दूसरी बार बैलेंस शीट बताया गया है। स्टेटमेंट और जो वर्किंग नोट्स था, चूंकि पिछले यानी पार्ट ए जो हम लोग बना रहे थे उसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते समय वर्किंग नोट्स जो हमारा राइट ऑफ था यानी डिप्रिसिएशन जो था और फिक्स एसेट्स पर जो निकाला गया था वो उसमें दिया हुआ है। यानी यहाँ पर चूंकि स्पेस को देखते हुए थोड़ा प्रॉब्लम था, चूंकि एक ही बार बना देने से बोर्ड में स्पष्ट पता चलता है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है और दूसरा इधर जो है बैलेंस शीट बना हुआ है। यानी ये जो सरप्लस आया है 6,20,000, यहाँ स्पष्ट 6,20,000 दिया गया। ये पिछले साल का 20,000 यानी 6,40,000 हमारा रिजर्व एंड सरप्लस के शीर्षक में आया। शेयर्स ऑफ कैपिटल कंपनी का 10,000 इक्विटी शेयर है, एट द रेट ऑफ 10 रुपीज दिया हुआ 10 लाख हुआ। नॉन करेंट लायबिलिटी में बैंक लोन और डिवेंचर आता है जो कि इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। नॉन करेंट लायबिलिटी में कुछ भी नहीं था। सैलरी करे यानी करेंट लायबिलिटी में केवल सैलरी क्रेडिटर था, इसलिए यहाँ पर इसको दिखाया गया टोटल 19,90,000 आया। इधर जब हम लोग दूसरा पार्ट एसेट साइड आते हैं तो टोटल नॉन करेंट एसेट्स में 3 फिक्स एसेट्स है, बिल्डिंग फर्नीचर और मोटर व्हीकल्स। इसका तीनों का डिप्रिसिएशन पिछले वर्किंग नोट्स में निकाला हुआ था, यहाँ डायरेक्टली दिखा दिया गया है। कारण मैंने पहले ही कहा कि शेड्यूल यानी थर्ड रिवाइज कंपनी एक्ट 2013 के तहत जो भी बैलेंस शीट बनता है उसमें फॉर्मेट में एक नोट का कॉलम होगा और एक अमाउंट का कॉलम होगा। तो अभी मैंने पहले ही बताया कि स्पेस के चलते इसको मैंने ऐसे किया है। स्टूडेंट जो है एक कॉलम नोट्स का बनाएंगे और उसको दिखाएंगे, वर्किंग नोट्स किया हुआ है। आगे पहुंचते हैं। करेंट एसेट्स में दिया हुआ है स्टॉक है, डेटर है, कैश एट बैंक है। एडवांस लिया है बिल्डिंग बनाने के लिए, चूंकि ये भी कैश है। दूसरी चीज डेटर के बारे में इंफॉर्मेशन था कि पहले से 80,000 रुपया ड्यू है 6 महीने का, लेकिन इसको कंसिडर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है तो कुछ भी नहीं किया गया। यानी जो बैलेंस शीट में 2,80,000 दिया हुआ था उसी को दिखा दिया गया। यानी ए और बी दोनों पार्ट कंप्लीट होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट और ए फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी का क्वेश्चन नंबर 5। आज यानी लेक्चर 5 यानी फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आज मैं यहाँ पर कुछ पहले क्वेश्चन से ज़्यादा एडजस्टमेंट था।
लेकिन अभी भी एडजस्टमेंट का कुछ हिस्सा बाकी रहा है। अभी केवल एमोर्टाइजेशन ऑफ यानी रिटर्न ऑफ क्या बोलते हैं डिप्रिसिएशन, कहने का मतलब मात्र फिक्स एसेट्स पर आया था, और एक रिवैल्यूएशन ऑफ करेंट एसेट्स यानी स्टॉक का एक टॉपिक था। ऐसे मतलब इस क्वेश्चन में भी लिया जाए तो जो एडजस्टमेंट है लगभग नहीं के बराबर है। आगे क्वेश्चन मिलेगा, हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे मैं क्लियर करते जाऊंगा। आज मैं लेक्चर 5 यानी फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी का क्वेश्चन नंबर 5 को पूरा करते हुए मैं अपने व्यूअर्स और स्टूडेंट्स को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।